नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करेंगे विज्ञान के 14वें चैप्टर पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व का दूसरा भाग, जिसमें हम जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले हमेशा की तरह पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर चेक करते हैं। तो पहला प्रश्न था आपका, दालों का राजा किसे कहते हैं? उत्तर होगा दालों का राजा चना कहलाता है। हमने ये पढ़ते समय जाना था, जब हमने दालें पढ़ी थी और चने में मैंने आपको बताया था चना दालों का राजा कहा जाता है, और इस पे ये प्रश्न अक्सर आता है आपका। तो इसका सही उत्तर यही है कि दालों का राजा किसको कहते हैं? चने को कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, दालों का राजा चना कहलाता है। क्वेश्चन 2, गेहूं किस कुल से संबंधित है, यानी किस कुल में आता है? तो इसका नाम है ग्रैमीनी। गेहूं, ग्रैमीनी या पोएसी, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। आप चाहे तो या लगाकर दोनों भी लिख सकते हैं, और आपको दोनों याद नहीं रहते तो जो याद रहता है वो एक नाम याद कर लीजिएगा कि गेहूं पोएसी कुल से संबंधित है या पोएसी कुल का सदस्य है, गेहूं ग्रैमीनी कुल का सदस्य है। आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे आप चाहें, दोनों चाहें तो दोनों का नाम दे सकते हैं, और एक चाहें तो किसी एक का भी नाम दे सकते हैं। तो ये तो थे हमारे पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। आप सभी ने चेक कर लिए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बिल्कुल सही होंगे उत्तर। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा क्या है? जंतुओं का आर्थिक महत्व। और इसके अंदर हमारे जो आज के टॉपिक रहेंगे या जो भी विषय रहेंगे जिन पे हम चर्चा करेंगे वो है एपीकल्चर और सेरीकल्चर। तो हम आते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एपीकल्चर। मनुष्य शुरू से ही, जब से वो पृथ्वी पे आया है, पौधों पर या जंतुओं पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहा है। उनसे बहुत सी चीज़ें प्राप्त करता रहा है। पौधों के बारे में हम जान चुके हैं, और जंतुओं के बारे में भी आप समझ सकते हैं। हम जंतुओं से दूध प्राप्त करते हैं, अंडे प्राप्त करते हैं, मीट मांस प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त भी हम बहुत सी चीज़ें जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे मोती है, चमड़ा है, ऊन है, रेशम है। ये सारी चीज़ें भी हम जंतुओं से प्राप्त करते आए हैं। तो मनुष्य इनका उत्पादन करने के लिए कई बार इनको पालता है। किसका उत्पादन करने के लिए? जो चीज़ें हमको जंतुओं से प्राप्त होती हैं उनका उत्पादन करने के लिए या उनका व्यवसाय करने के लिए वो जंतुओं का पालन करता है। और आज इस आधुनिक युग में बहुत सी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं जिससे उनका पालन और भी आसान हो गया है। तो यहाँ इस भाग में हम दो जंतुओं के पालन की बात करेंगे। कौन कौन से? एक तो है मधुमक्खी पालन की और एक है रेशम कीट के पालन की। तो सबसे पहले हम आते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कल्चर शब्द आपने बार बार सुना है, कई बार सुना होगा, छोटी क्लास में भी सुना होगा। कल्चर का मतलब हो गया संवर्धन, यानी हम इसको पालना भी कह सकते हैं, यानी पालना, किसी भी जीव का पालन करना। कल्चर मतलब पालना। एपी का मतलब है मधुमक्खी, लैटिन भाषा का शब्द है, तो एपी का मतलब है मधुमक्खी। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या हुआ? मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी का संवर्धन। तो एपीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, पर एपी का मतलब हुआ मधुमक्खी, तो हम इसको क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। हिंदी में तो हम यही बोलेंगे, मधुमक्खी पालन। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि मधुमक्खी से शहद और मोम प्राप्त होता है। सबको पता है ये चीज़, पता है ना? शहद का तो सभी को पता होगा, पर मोम भी प्राप्त होता है। और व्यावसायिक स्तर पर शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मनुष्य कृत्रिम छत्तों में, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो छत्ते हैं, बॉक्सेस जो होते हैं, उनके अंदर वो क्या करता है? मधुमक्खियों की देखभाल करता है, यानी उनको पालता है और एक उचित प्रबंधन करता है। और यही क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो हम एक बार कैसे परिभाषित करेंगे इस एपीकल्चर को, तो देख लेते हैं। मधुमक्खी से शहद व मोम के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मानव निर्मित छत्तों में मधुमक्खियों की देखभाल व प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारत में मधुमक्खियों की कौन सी स्पीसीज अधिकांशतः पाई जाती हैं। तो ये 4 स्पीसीज हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मधुमक्खियों की किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखो, तो आप 4 याद करिएगा तो 2 भी दे सकते हैं, और 4 पूछे तो 4 भी दे सकते हैं। तो पहली है एपिस डॉर्सेटा, दूसरी है एपिस इंडिका। ये गा गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहां आएगा का। इसको किस तरह से लिखोगे? इंडिका, यानी
एपिस इंडिका, ये सही नाम है। और तीसरी है एपिस फ्लोरा और चौथी है अपनी एपिस मेलिफेरा। इनमें से 2 जातियों का पालन किया जाता है क्योंकि वो शांत स्वभाव की होती हैं मधुमक्खियां, जैसे एपिस इंडिका का और एपिस मेलिफेरा का। ये आपको ध्यान रखना होगा कि हम मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर के लिए कौन सी मक्खियों की जातियों का इस्तेमाल करते हैं भारत में। तो एपिस मेलिफेरा और एपिस इंडिका, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं अपने कि मधुमक्खी पालन के कौन कौन से तरीके भारत में प्रचलित हैं। तो बच्चों, तरीका एक ही है, पर प्राचीन समय में हम किस तरह से पालते थे और आज आधुनिक युग में हम मधुमक्खियों का पालन कैसे करते हैं। तो इस तरह से हम 2 हेडिंग्स में इसकी बात कर रहे हैं कि मधुमक्खी के पालन के तरीके, यानी प्राचीन तरीके से जो मधुमक्खी का पालन किया जाता था वो कोई विशेष तरीका नहीं था। उसमें क्या था कि जो प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियों के छत्ते जो बन जाते थे पेड़ों पर, जंगलों में या पेड़ों पर कहीं पर भी, तो उन छत्तों से धुएं के द्वारा या ढोल बजाकर इनको उड़ाकर इस तरह से इन छत्तों से शहद और मोम प्राप्त किया जाता था। पर इस टेक्निक से क्या होता था कि बहुत सी मधुमक्खियां और छत्ते क्या होते थे, आंशिक रूप से नष्ट हो जाते थे या पूर्ण रूप से क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। अब आधुनिक युग में हम मानव निर्मित कृत्रिम छत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आधुनिक विधि में किस तरह से मधुमक्खियों का पालन करते हैं। तो मानव निर्मित कुछ बॉक्सेस होते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि वो एक छत्ते की तरह कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह से इन बॉक्सेस में मधुमक्खियों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। उनसे तरीके से शहद और मोम प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, ना तो मधुमक्खियां नष्ट होती हैं और ना ही छत्ते को नुकसान पहुंचता है। तो अब हम प्राचीन तरीके को लगभग भूल चुके हैं, परंतु कुछ आदिवासी लोग आज भी उसी विधि को अपनाते हैं। पर व्यवसाय के लिए बड़े स्तर पर हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी आधुनिक तरीके को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं मधुमक्खी के जीवन चक्र का। जीवन चक्र डिटेल में नहीं है, बस आपको ये जानना जरूरी है मधुमक्खी के जीवन चक्र में कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो मधुमक्खी का जीवन चक्र शुरू होता है किससे, एग से, यानी अंडे से। अंडा किसमें परिवर्तित हो जाता है, लार्वा में। लार्वा की प्रारंभिक अवस्था, फिर लार्वा वृद्धि करता है, लार्वा परिवर्तित होता है किसमें, प्यूपा में। प्यूपा की प्रारंभिक अवस्था, फिर ये प्यूपा भी आगे वृद्धि करता है और इससे फिर आगे क्या बन जाती है, मधुमक्खी, यानी वयस्क मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है। अब किसी भी छत्ते में मधुमक्खी के 3 प्रभेद पाए जाते हैं, यानी एक कॉलोनी के अंदर 3 प्रभेद होते हैं मधुमक्खी के। तो पहला है आपका रानी, क्वीन यानी रानी। ये मधुमक्खी एक छत्ते में एक पाई जाती है और ये कोई काम नहीं करती, इसका सिर्फ एक काम होता है अंडे उत्पन्न करना, यानी बच्चे पैदा करना। ये हमारी रानी मधुमक्खी होती है। दूसरी नर यानी ड्रोन, इनका काम केवल अंडों को निषेचित करना होता है, बाकी इनका कोई काम नहीं होता। ये कई 100 में छत्तों में पाए जाते हैं। जहां रानी मधुमक्खी एक होती है, ये कई 100 में, इनकी संख्या 100 से ऊपर भी हो सकती है और इनका काम क्या होता है, केवल अंडों को निषेचित करना। तीसरे हैं हमारे श्रमिक यानी वर्कर, इनको हम सैनिक भी कहते हैं, बहुत सी बुक्स में सैनिक के नाम से भी दे रखा है। ये श्रमिक जो होते हैं ये बहुत काम करते हैं। ये फीमेल और बंधे प्रकार की ये मधुमक्खियां होती हैं और ये क्या करती हैं, सारे काम घर के और बाहर के करती हैं। घर और बाहर से मेरा मतलब है छत्ते के अंदर के कार्य और छत्ते के बाहर के सारे कार्य ये श्रमिक मधुमक्खियां ही करती हैं। और इनमें बहुत अच्छा श्रम का विभाजन भी होता है। जैसे कुछ मधुमक्खियां बाहर से पराग और फूलों का रस इकट्ठा करेंगी, कुछ मधुमक्खियां उसके द्वारा शहद का निर्माण करेंगी, कुछ मधुमक्खियां अंडों की देखभाल करेंगी, कुछ छत्तों की देखभाल करेंगी। यानी कुल मिला के बात यह है कि इनमें सभी में कार्य का बंटवारा होता है और यही सारे कार्य करती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों प्रभेद के नाम आपने जाने और इनके कार्य भी आपने जान लिए। आपके एग्जाम में आ सकता है मधुमक्खी के 3 प्रभेद कौन से हैं, नाम बताइए। तो केवल नाम भी बताना पड़ सकता है आपको। इनकी संख्या एक छत्ते में एक होती है, ये कई 100 में होती हैं और ये बहुत अधिक होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, चाहे छत्ते के अंदर के हों चाहे छत्ते के बाहर के हों।
अब हम आते हैं एपीकल्चर के लाभ पर, यानी हमने बात की एपीकल्चर किसे कहते हैं, और हम शहद मोम प्राप्त करने के लिए तो कर ही रहे हैं, तो इनको हम और भी देख लेते हैं क्या लाभ है हमें इससे। तो सबसे बड़ा बात तो यही है, एपीकल्चर से जो हमें लाभ होता है वो व्यावसायिक स्तर पर शहद की और मोम की प्राप्ति होती है, और हम सब पालते भी इसीलिए हैं मधुमक्खियों को कि शहद और मोम बहुत अधिक मात्रा में पाल सकें। पर एक बहुत बड़ा लाभ है कि इनके द्वारा परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में बढ़ोतरी हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा कारण है। ये दोनों चीजें तो हम प्राप्त कर रहे हैं, पर हम फसल को जल्दी बहुत अधिक अच्छी मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो कृत्रिम तरीके से यानी आधुनिक तरीके से जो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है वो ऐसे ही स्थानों पे किया जाता है जहां खेत हो, और वहां पे कौन सी फसल हो, फूलों वाली फसलें हो, और इसके अलावा जो फूलों वाली फसलें होती हैं, जैसे चाहे किसी भी प्रकार के फूल हो, उनके जो खेत होते हैं उनके आसपास, जैसे सरसों के खेतों के आसपास, वहां पर इनका पालन किया जाता है। वहीं पर पास में ही क्या लगा दिए जाते हैं, इनके जो आर्टिफिशियल छत्ते हैं या हाइव्स हैं उनको लगा दिया जाता है, जिससे ये मधुमक्खियां पास की पास ही इनको फूल मिल जाते हैं रस प्राप्त करने के लिए, और फूलों को और इन सब फसल को क्या फायदा होता है, वहां परागण की क्रिया हो जाती है। तो इस तरह से एपीकल्चर के हमारे कितने लाभ हुए? 3 लाभ हुए। अब एपीकल्चर के अंदर हम व्यावसायिक रूप से शहद भी प्राप्त करते हैं बहुत अधिक मात्रा में। इस शहद के क्या फायदे हैं? कई बार आपसे पूछा जा सकता है शहद के 2 लाभ बताइए। तो बच्चों, शहद सबसे पहली बात तो एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है जो उच्च ऊर्जा युक्त होता है। हम लोग आज आधुनिक ज़माने में तो चीनी छोड़ के बहुत सी चीज़ों में शहद का इस्तेमाल करते हैं मीठे के लिए। तो ये लाभ, सबसे पहला ये लाभ है कि ये उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ है। आप सभी को पता है, बहुत से लोग सुबह गुनगुने पानी में शहद डाल के पीते हैं एनर्जी के लिए। बहुत से लोग क्या होता है, दूध में चीनी की जगह शहद डालते हैं। बहुत सी मिठाइयों में भी चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक तो ऊर्जा भी दे रहा है, मीठा भी है, साथ में नुकसानदायक नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत फायदेमंद पदार्थ होता है। इसी तरह से इसका दवाइयों में इस्तेमाल होता है। जो अपनी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं उनको बनाने में भी होता है, और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनमें तो बहुत से चूर्णों को शहद के साथ चटनी बनाकर ही खाया जाता है। तो ये एक बहुत मुख्य पदार्थ है किसमें? दवाइयों के लिए। इसी तरह से ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होता, यानी जो प्राकृतिक रूप से शहद को प्राप्त कर रहे हैं हम, या जो वास्तव में मधुमक्खी की छत्ते से, चाहे वो आधुनिक तरीके से हो चाहे प्राकृतिक, उस शहद को जब हम प्राप्त करते हैं तो वो शहद कभी खराब नहीं होता, वो बहुत लंबे समय तक सही बना रहता है। और इसी प्रवृत्ति के कारण इस शहद को पदार्थों के परिरक्षक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और मधुमक्खी से प्राप्त जो मोम और शहद है, दोनों का ही उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। इसी तरह से मोम का उपयोग मलहम, मोमबत्ती, बाम, पॉलिश आदि बनाने में भी किया जाता है। तो ये हमारे कुछ क्या थे? लाभ थे जो शहद से होते हैं और किससे होते हैं? मोम से भी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सेरीकल्चर पर। सेरीकल्चर की अगर बात करें तो किसे कहेंगे सेरीकल्चर? व्यावसायिक रूप से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का जो पालन किया जाता है वही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। हम कैसे परिभाषित करेंगे देख लेते हैं एक बार। रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने के लिए मानव द्वारा रेशम कीट का पालन करना ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा है सेरीकल्चर की, पूछी जा सकती है आपसे। बच्चों, ये जो रेशम का कीट है वो किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा का। हमने अभी मधुमक्खी पढ़ा, मधुमक्खी भी किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा का। इस दुनिया में जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। आपकी बुक में इसके लिए दे रखा है रेशम के कीट के लिए, तो आपके लिए ये जरूर आना चाहिए कि रेशम का कीट किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा का। और इसका वर्ग क्या है, यानी किस वर्ग का सदस्य है? इंसेक्टा का। और इसका गण क्या है? लेपिडोप्टेरा। ये तीनों ही नाम आपको पता होने चाहिए कि रेशम के कीट का गण क्या है, वर्ग क्या है और संघ क्या है, क्योंकि आपकी बुक में ये दे रखा है। इस पे क्वेश्चन आता है अक्सर।
इसी तरह से जैसे हमने मधुमक्खी के साइंटिफिक नेम पढ़े, इसी तरह से रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बॉम्बेक्स मोराई। क्या नाम है इसका? बॉम्बेक्स मोराई। तो यहाँ पर आपने इन चारों चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है और इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से याद करना है कि ये किस संघ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा का। इसका वर्ग क्या है? इंसेक्टा। इसका गण क्या है, यानी किस गण के अंतर्गत आता है? लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोराई। बच्चों, रेशम का सबसे पहले जो उत्पादन हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन में। यानी रेशम से कपड़ा बनने की शुरुआत चीन में हुई थी। रेशम उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन और जापान के बाद भारत जो है वो कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। यानी तीसरे नंबर पर भारत में रेशम का उत्पादन होता है इतनी अधिक मात्रा में। सबसे प्रथम तो चीन है ही जहां शुरुआत हुई थी, और भारत का कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। हम यहाँ बात करेंगे अब रेशम के कीट के जीवन चक्र की, यानी लाइफ साइकिल ऑफ किसकी? बॉम्बेक्स मोराई की। ठीक है, यहाँ आप चित्र की सहायता से देखिए, ये सिल्क मॉथ है। रेशम का कीट का जो अडल्ट होता है यानी वयस्क जीव जो होता है उसको हम सिल्क मॉथ भी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का शलभ है। आप देख ही रहे हैं बटरफ्लाई के समान है, एक प्रकार का शलभ है। तो ये क्या है? सिल्क मॉथ। इसी का नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोराई। ये वयस्क होकर अंडे देता है, यानी इससे अंडे उत्पन्न हुए। अंडे से लार्वा बनता है जो कैटरपिलर कहलाता है। इसी लार्वे से क्या बनता है? प्यूपा, जो इस खोल के अंदर होता है। ये क्या है? प्यूपा है। और प्यूपा बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है? मॉथ में परिवर्तित हो जाता है, यानी शलभ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? सबसे पहली एग, फिर है लार्वा, फिर है प्यूपा, और फिर क्या है? वयस्क। तो ये चारों अवस्थाएं किस तरह से आती हैं, हम एक नज़र इन सब पर भी डालेंगे। यानी रेशम कीट का जो पालन है वो किस तरह से किया जाएगा, कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, रेशम कीट का पालन करना है तो उसके लिए शहतूत जो फल होता है उसके वृक्षों के बाग लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। यानी शहतूत के बाग लगाए जाते हैं जहाँ इसका पालन किया जाता है। और भारत में एक वर्ष में किसकी? रेशम के कीट की 2 से लेकर 7 पीढ़ियां तैयार कर ली जाती हैं। शहतूत के वृक्ष पर, शहतूत की पत्तियों पर इसका क्या किया जाता है? संवर्धन, यानी इसको पाला जाता है। और एक साल में रेशम के कीट की 2 से लेकर 7 तक की पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती हैं। कभी 3 भी प्राप्त होती है, कभी 4 भी, मैक्सिमम 7, और कम से कम 2 इसकी पीढ़ियां तो हम प्राप्त करते ही हैं। कब? जब रेशम कीट को पाला जाता है तब। ये शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, यानी बॉम्बेक्स मोराई, यानी जो सिल्क मॉथ है उसको शहतूत की पत्तियों पर छोड़ दिया जाता है और वो उसी पर ही पाला जाता है। सर्वप्रथम वयस्क कीट क्या करता है? अंडे उत्पन्न करता है। वहीं पत्तियों पर क्या करता है? ये अंडे उत्पन्न करता है। जहां हमने देखा कि इस मॉथ ने क्या दिया? अंडों को पैदा किया। ये जो अंडे होते हैं 8 से दिन के पश्चात इन अंडों से लार्वा बाहर आ जाता है, और यही लार्वा क्या कहलाता है? कैटरपिलर कहलाता है। आपसे पूछा जाता है कि रेशम के कीट के लार्वे को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। यहां दे रखा है इसलिए ये नाम आप याद रखिएगा। वयस्क को क्या कहते हैं? सिल्क मॉथ कहते हैं। और ये क्या हो गया? सिल्क वॉर्म भी कहलाता है, यानी कैटरपिलर, क्योंकि ये उड़ता नहीं है, ये क्या? रेंगने वाला लार्वा है, तो इसलिए हम इसको सिल्क वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिल्क वॉर्म के नाम से खास तौर पे इस वॉर्म कहा जा रहा है, वॉर्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पे रेंगता है। पर सिल्क क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यही वो अवस्था है जब ये परिपक्व होती है तो रेशम के धागों का निर्माण शुरू कर देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। और इसका वैसे नाम क्या है? लार्वा का कैटरपिलर नाम है। लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम रेशम ग्रंथियां कहते हैं। यानी इस अवस्था में जो जीव है उसके अंदर लार ग्रंथियां होती हैं एक जोड़ी, और ये लार ग्रंथियां ही रेशम उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनको रेशम ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लार्वा शहतूत की पत्तियां खाता है और वृद्धि करता है, क्योंकि ये रह किस पे रहा है? शहतूत के पेड़ पे रह रहा है, पत्तियों पे रह रहा है, तो इसका भोजन भी शहतूत की पत्तियां हैं। और ये इस अवस्था में
कौन सी? कैटरपिलर अवस्था में ये जो जीव होता है वो बहुत अधिक सक्रिय होता है और बहुत ऊर्जावान होता है, और ये बहुत अधिक पत्तियां खाता है और अपनी वृद्धि करता है शरीर की, और ये इतना अधिक भोजन खाता है या इतनी अधिक पत्तियां खाता है कि अपनी आगे वाली जो अवस्थाएं हैं उनके लिए भी भोजन क्या करता है? संरक्षित करके रखता है। तो लार्वा पत्तियां खाकर अपने शरीर की वृद्धि करता है। उसके बाद क्या हुआ? जब लार्वा पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो पत्ती खाना बंद कर देता है या भोजन करना बंद कर देता है, और इसी समय क्या हो जाती है? जो रेशम ग्रंथि यानी जो लार ग्रंथियां थी वो एक द्रव स्रावित करती हैं, और वो द्रव हवा में संपर्क में आते ही क्या हो जाता है? सूख जाता है, और रेशम के जो धागे होते हैं उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो वो जो द्रव स्रावित कर रही हैं वो लंबे लंबे जो तंतु हैं उनको वो क्या करता है? अपने चारों ओर लपेटने लग जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये स्रावित करता है क्योंकि ये अपने उसको घुमाता रहता है शरीर को, तो ये जो द्रव स्रावित हो रहा है ये द्रव हवा के संपर्क में आते ही सूख गया, कड़ा हो गया, और ये इसके चारों ओर लिपटता चला जाता है, और धीरे 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 किस तरह का हो जाता है? चारों तरफ अपने एक कवच बना लेता है, और यही अवस्था हमारी क्या कहलाती है? कोकून कहलाती है। क्या कहलाती है? कोकून कहलाती है। क्यों? क्योंकि लार्वा अवस्था में इसने ये जो द्रव निकालना शुरू किया था वो इसके चारों ओर लिपटता चला गया, और किसका निर्माण हो गया? कोकून का निर्माण हो जाता है। इस कोकून के अंदर लार्वा होता है और वो निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो जिस समय इसने खाना खाया था लार्वा अवस्था में और संरक्षित किया था भोजन, वो इस समय भी काम आता है। तो प्यूपा अवस्था कहलाती है जो ये क्या है? बंद निष्क्रिय जो लार्वा है वो क्या है? प्यूपा। तो कई बार आपसे पूछा जाता है प्यूपा किसे कहते हैं? तो रेशम के कीट की जो निष्क्रिय लार्वा अवस्था है जो कोकून में बंद होती है वो क्या कहलाती है? प्यूपा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। और फिर ये प्यूपा जो होता है वो अपने अंदर वृद्धि करता है, और क्या होता है? कब? 10 से 12 दिन के अंदर कोकून जब गल जाता है तो ये शलभ के रूप में वहां से बाहर आ जाता है, और इस तरह से सिल्क मौत का जीवन चक्र चलता है। आपने यहाँ पे देखा कि अंडे से लार्वा बना जिसे कैटरपिलर कहा गया है, सिल्क वॉर्म कहा गया, फिर उसने अपने चारों कोकून का निर्माण किया और उससे फिर क्या निकल आया? मौत निकल आया। तो ये तो हमने जीवन चक्र की बात कर ली, पर हमें रेशम तो प्राप्त नहीं हुआ। रेशम का निर्माण शुरू हो गया परंतु रेशम प्राप्त नहीं हुआ। रेशम जो है वो हमको कोकून अवस्था से प्राप्त होता है, यानी जो प्यूपा जिस खोल के अंदर बंद होता है उस कोकून अवस्था से हमको क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। सारे कोकून्स को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें गर्म पानी में डालकर उसे उपचारित किया जाता है। उसकी विधि होती है जिस तरह से फिर रेशम का धागा प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर रेशम कीट की कोकून अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है, और एक कोकून के अंदर कितना लंबा धागा होता है? 1000 से लेकर 1200 मीटर लंबे रेशम के धागे बनाए जा सकते हैं। यानी इतना अधिक वो लपेटता है अपने चारों ओर, जो द्रव निकालता है उसको कड़ा जो हो जाता है कि उससे कितने लंबे रेशम के धागे बनाए जा सकते हैं? 1000 से लेकर 1200 मीटर लंबे धागे बनाए जा सकते हैं। और एक रेशम का जो धागा होता है वो प्रोटीन का बना होता है, यानी जिसको हम रेशम कह रहे हैं वो वास्तव में क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी 2 कवरिंग होती हैं। जो बाहरी भाग होता है, यानी मान लीजिए ये रेशम का धागा है, ये एक अंदर का भाग हो गया और ये बाहरी, तो बाहरी भाग जो होता है वो क्या है? सेरिसिन प्रोटीन, और जो आंतरिक भाग जो ये है वो किसका बना होता है? फाइब्रिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में जो पढ़ा वो था एपीकल्चर और सेरिकल्चर। आपके कोर्स में बस इतना ही है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप याद करिएगा। 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे और बहुत स्कोरिंग है और बहुत सरल है याद करने में। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक से दिए गए 2 प्रश्नों की। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, रेशम कीट के जीवन चक्र की किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन 1, रेशम कीट के जीवन चक्र की किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन 2, मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी के कितने प्रभेद होते हैं? नाम लिखिए। क्वेश्चन 2, मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी के कितने प्रभेद होते हैं? नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, उतार लिए होंगे आपने प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।